आदाब, बेबाक मुनसिफ में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। बात होगी इंतखाबी मंशूर की, बात होगी कांग्रेस के मंशूर की, घोषणा पत्र की, मैनिफेस्टो की। कांग्रेस ने आज अपना घोषणा पत्र 2024 के जो आम इंतखाबात है उसके लिए जारी कर दिया है। 5 न्याय और 25 गारंटी की बात की है, तो इसी पर हम आज ये चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 2024 के आम इंतखाबात क्या 5 न्याय और 25 गारंटी के बिना पर या इसके आधार पर वो जीत पाएगी कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक। इसी पर बात करेंगे। कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे इस चर्चा में। हिमांशु जी कांग्रेस से मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं और दिनेश शर्मा जी जो सीनियर जर्नलिस्ट वो जुड़ चुके हैं। इनके अलावा आम आदमी पार्टी से देवमोहन जी जुड़ेंगे और बीजेपी के नुमाइंदे भी हमारे साथ बहुत जल्द जुड़ेंगे। तो 2 मेहमानों के साथ हम इस चर्चा को शुरू करते हैं और पहला सवाल हिमांशु शेखर जी, जाहिर तौर पर 5 न्याय और 25 गारंटी की बात की है। मेरा सवाल वही है कि किस तरीके से, चूंकि बड़ा मुश्किल है, बहुत टफ है ये इलेक्शन और मोदी बार बार कह रहे हैं मोदी की गारंटी, बीजेपी पूरी कह रही है मोदी की गारंटी, एनडीए लगातार कह रहा है मोदी की गारंटी। तो एक तरफ मोदी की गारंटी है और एक तरफ कांग्रेस की 25 गारंटी है। क्या कहना चाहेंगे? हाथ बदलेगा हालात जी। हमारा यह घोषणा पत्र देश की राजनीतिक इतिहास में न्याय के दस्तावेज के रूप में याद किया जाएगा। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चली भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हमने 5 न्याय की बात की थी और 5 न्याय में 25 गारंटी की हमने बात किया था। एक किसी व्यक्ति का दावा या गारंटी नहीं है, उस पार्टी का घोषणा पत्र है जिसका 139 वर्षों का शानदार इतिहास रहा है, जो इस देश के तमाम वर्गों के लिए लगातार काम किया है, जिसने इस देश में विकास की गंगा बहाई है, जिस पार्टी ने इस देश में सोशल जस्टिस के लिए काम किया है, जिस पार्टी ने इस देश में जहां सुई की फैक्ट्री नहीं थी वहां आर्थिक रूप से औद्योगिकीकरण को बढ़ाने का काम किया, जिसने हरित क्रांति और श्वेत क्रांति जैसे रिवोल्यूशन इस देश में पैदा किया, यह उस पार्टी का गारंटी है। यह घोषणा पत्र किसानों, मजदूरों, महिलाओं, युवाओं, गरीबों, वंचित तबकों के लोगों के विकास के बंद दरवाजे को खोलने का काम करेगा। ये देश के सामाजिक आर्थिक विकास की गति को तेज करने का काम करेगा। हमने 5 न्याय की बात की है, 5 न्याय में 25 गारंटी की बात की है। हाँ। हमारा पहला न्याय है युवा न्याय। इसके तहत हम प्रत्येक युवा को पहली नौकरी की गारंटी देंगे। उसके साथ जिसको यदि नौकरी अभी नहीं मिल रहा है, जब तक उन्हें नौकरी नहीं मिलेगा उनको 1 लाख रुपया प्रति वर्ष हम स्टाइपन के रूप में देंगे। दूसरा हमारा न्याय है नारी न्याय। प्रत्येक गरीब महिलाओं को, एक घर के एक गरीब महिला को 1 लाख रुपया प्रति वर्ष हम आर्थिक मदद के रूप में उन्हें एक मुश्त देंगे। तीसरा न्याय है किसानों की न्याय। जो किसान एमएसपी की गारंटी की बात कर रहे हैं, हम कर्ज मुक्ति से लेकर के किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं। राहुल जी इस पर बात कर चुके हैं। इससे पहले यूपीए 1 में हमने यह करके दिखाया है। 72,000 करोड़ रुपया एक मुश्त किसानों का ऋण माफ करने का हमने काम किया था। ये फिर से हम करेंगे और किसानों की ऋण को माफ करने का काम करेंगे। चौथा न्याय हमारा है श्रमिक न्याय। जो मनरेगा हमने लेकर के आया था, उस मनरेगा में अब जो दैनिक श्रमिक है, जिनको प्रत्येक दिन जो मजदूरी मिलता है, उसको बढ़ाकर 400 रुपया न्यूनतम हम करेंगे। 400 रुपया से कम किसी भी मजदूर को अब नहीं मिलेगा। 400 से ज्यादा मिल सकता है, कम नहीं मिलेगा। ये हमारी गारंटी है। 5वीं गारंटी है हिस्सेदारी की गारंटी। ये बड़ी गारंटी है। हम इस देश में जो असमानता है, जो हिस्सेदारी का अभाव है, जो श्री राहुल गांधी जी बार बार अपने न्याय यात्रा में बात कर रहे थे, हम आर्थिक, सामाजिक और जातीय जनगणना के आधार पर इस देश में जो असमानता है उसको खत्म करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए हम ठोस कदम उठाएंगे। ये हमारी 5वीं गारंटी होगी। इसके अलावा संवैधानिक न्याय की बात हमने किया है। हमारी पार्टी संवैधानिक न्याय की भी बात की है। लोकतंत्र जो अभी खतरे में है उसको बचाने के लिए जो मीडिया और देश की न्यायपालिका को अपने चंगुल में फंसाकर एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार रखी है, उससे मुक्ति के लिए हम ठोस कदम उठाएंगे और कानून बनाने का काम करेंगे।
आर्थिक न्याय के तहत हम टैक्सेशन का जो अभी जो टैक्सेशन है वह किसी तरह से न्यायिक नहीं है, न्याय नहीं है, वह न्याय है इस देश में। उसके लिए हम फिर से बात करेंगे और टैक्सेशन में फिर से हम सुधार लाने का काम करेंगे। जो आर्थिक असमानता है इस देश में, जिस तरह से इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम नहीं हो रहा है ठीक ढंग से, उसके लिए हम ठोस विजन पर काम डिटेल में और बात करूंगा मैं। हिमांशु जी, बहुत सारी, चूंकि देखिए 5 खाली जो है 5 न्याय नहीं है, 25 गारंटी भी है और उनके अंदर भी बहुत सारे फिर आगे जो है डिटेल्स में बहुत सारी बातें कही गई हैं, तो मैं आपसे डिटेल में ही इस पर चर्चा करूंगा। दिनेश जी से पहले हम एक रिएक्शन ले लेते हैं कि ये घोषणा पत्र जारी कर दिया है और जाहिर तौर पर बहुत सारे लोग थे, बहुत अहम लोग थे इस कमेटी में जो घोषणा पत्र जो है या मैनिफेस्टो तैयार कर रहे थे, और बड़ी जिम्मेदारी का काम था ये, और हर समाज के हर तबके के लोगों को उसमें कहीं ना कहीं शामिल या प्रतिनिधित्व करना बेहद ज़रूरी था। वो किया गया, जाहिर तौर पर हर पार्टी करती है। दिनेश शर्मा जी, क्या पहला रिएक्शन है, किस तरीके से आप देख रहे हैं, कितना लोगों तक ये जो गारंटी है और ये जो न्याय है, लोगों तक ये मैसेज कितना पहुंच पाएगा, लोग कितना इसके ऊपर भरोसा कर पाएंगे? पहला रिएक्शन क्या है? ये चुनाव के घोषणा पत्र जितने भी अभी तक हमारे सामने आए हैं, चाहे वो बीजेपी का रहा हो, चाहे कांग्रेस का या और क्षेत्रीय दलों का रहा हो, वो लोक लुभावंत होते हैं जी, लेकिन हमने उनको बहुत ही कम इम्प्लीमेंट होते देखा। सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं तो इस देश के अंदर मंडल कमीशन लागू हो चुका और उसने पूरे देश को अपनी उनकी जातियां बता दी और उनके हिसाब से जो कानून बने देश के अंदर वो वीपी सिंह की सरकार में हुआ था, बाद में चेंजिंग होते चले गए। तो इसमें कांग्रेस का क्या रोल है? नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने कहा कि हम गरीबी के बारे में बोलेंगे। भाई, गरीबी हटाओ नारा दिया था इंदिरा जी ने, कि गरीबी हटाओ का आंदोलन था, उसके ऊपर उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन इंदिरा जी को सफलता नहीं मिल पाई। क्यों? क्योंकि जनता इतनी जागरूक थी कि वो विश्वास नहीं कर पाई। इन्होंने कहा न्याय, आप 60 साल से किस बात का न्याय दिए? 60 साल में जो अन्याय हुआ तो उसकी भागीदारी तो कांग्रेस भी है। अगर अन्याय होता है तो आपने एक नया जो नारा जोड़ा है न्याय वाला, ये देश की जनता के गले नहीं उतर रहा है। आप और प्रकार के जितने भी वादे कर रहे हैं उनकी क्या गारंटी है? गारंटी में तो लोग केवल ये मान रहे हैं कि ये गारंटी शब्द जो है ये नरेंद्र मोदी का है, जिसको कांग्रेस ने चुरा लिया है, हड़पने की कोशिश कर रही है। लोग मोदी की गारंटी पे यकीन करने को तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस की गारंटी पे लोग यकीन करने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने जिस प्रकार की अपने एजेंडे के हिसाब से धारा 370 हो, जो टफ था, उसको लागू किया। चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है, 33% आरक्षण महिलाओं को मिला, ये तो कांग्रेस ने नहीं दिया। तो महिलाओं की सुरक्षा की बात कांग्रेस कहां मिला सर? कहां मिला रिजर्वेशन कहां मिला सर? जो अनाउंसमेंट हुआ है वो तो कह रहे हैं अनाउंसमेंट हुआ है, वो कह रहे हैं 2029 से उसको लागू करेंगे, नाफिज करेंगे। उसके लिए तो भी 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। उसको आप लॉलीपॉप की तरह नहीं देखेंगे क्या? रब्बानी साहब, एक मिनट। हाँ, लोकसभा के ऐलान तो आप कुछ भी कर दीजिए, अब 5 साल के बाद 6 साल के बाद उसको इंप्लीमेंट करेंगे, आप उसको अचीवमेंट में भी से कैसे जोड़ सकते हैं? नहीं, लोकसभा के अंदर जो भी कानून पारित होता है वो देश की संवैधानिक मजबूरी होती है। से पास था महिला आरक्षण दे, तो फिर से आपने अरंगा डालने का, भाजपा ने अरंगा डालने का काम क्यों किया? अरंगा क्यों डाला? अब जनगणना होगा, उसके बाद महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, ये कहां से बात आ गई है? इस बात के पीछे क्या नियत है भारतीय जनता पार्टी का? आप जवाब दीजिए ना। हिमांशु जी सुन लीजिए, वो मेरा सप्लीमेंट्री सवाल मेरा कर लिया, सुन लीजिए, फिर वापस मैं आपके पास ही आऊंगा। हाँ, सुन लीजिए एक बार। जी दिनेश, मैंने क्या कहा, जैसे कि उन्होंने हिमांशु जी सुन लीजिए ना प्लीज, सुन लीजिए एक बार, उनको सुन लीजिए। उसकी नागरिकता कानून की बात की, ये सब ये पारित हो चुके हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्या कांग्रेस ने इसके लिए कभी पहल की? 33% की पहल केवल कांग्रेस के घोषणा पत्रों में हुआ करती थी या भाषणों में हुआ करती थी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि राजीव गांधी इस देश के प्रधानमंत्री हुए हैं, उन्होंने कुछ गंभीर पहलें की थी, जैसे कि देश में कंप्यूटर को राजीव गांधी लाए। दुर्भाग्य से एक ऐसा दौर आया कि हम आज राजीव गांधी को नहीं देख पा रहे हैं। हो सकता है कि वो आज रहते तो कुछ ना कुछ करते। कांग्रेस ने जितने भी
जितना भी काम किया है उसमें गांधी जी ने एक बात बहुत अच्छी कही थी रब्बानी साहब। गांधी ने कहा था कि देश आजाद हो चुका है, अब कांग्रेस की जरूरत नहीं है। लेकिन जो हम देखते हैं, जो पढ़ते हैं, नेहरू जी ने उसको बनाए रखा और वो एक बिजनेस प्लेटफॉर्म बन गया कांग्रेस जी। तो मैं कांग्रेस को एक बिजनेस प्लेटफॉर्म कहूंगा जिसने अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से राजनीतिक फैसले किए। आप मुझे बताइए रब्बानी साहब, इस देश में आज सोशल मीडिया पर या और भी जहां जहां इस प्रकार के मुस्लिम संगठन है, आप उनकी, या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, आप उनकी पीड़ाओं को समझिए। आज वो मुखर होकर बोलने लगे हैं कि कांग्रेस ने तो हमको छला है, कांग्रेस ने हमको ठगा है। अगर मुसलमानों को कहीं पर बीजेपी किसी प्रकार से अंडर प्रेशर ले रही है तो वो कहते हैं कि हम देख तो रहे, ले तो रही है वो ना, वो किसी की परवाह तो नहीं कर रही। इन्होंने तो हमको छलावा देकर हमारा वोट लिया और 60 साल राज किया है। बिल्कुल ठीक तो है। आप क्या कहेंगे, क्या उन मुसलमानों की जो विद्वान लोग हैं, जो उलेमा हैं, जो उनकी पीड़ा सामने आ रही है, सोशल मीडिया पर आ रही है, क्या हम उसको इग्नोर कर दें? भारतीय जनता पार्टी ने कहा 370 खत्म तो खत्म, ठीक है, पर उसका भारतीय, देखिए सुन लीजिए, 370 का हिंदुस्तानी मुसलमानों से क्या लेन देन है भाई? वो तो एक सूबे के लोग हैं, एक कश्मीर का एक मसला है, उससे आप हिंदुस्तानी मुसलमानों को जोड़ करके क्यों जो है वो उनको वो करने की कोशिश करते हैं? मेरा ख्याल के कोई मतलब नहीं है। एक पर्टिकुलर एक स्टेट है, एक राज्य है, उस राज्य में ये एक सिस्टम था, एक जो है वो एक एक्ट था, उसमें बदलाव कर दिया गया, उसे खत्म कर दिया गया, उसका हिंदुस्तानी मुसलमानों से क्या लेन देन है? हाँ, आवाजें रब्बानी साहब, जब 370 जा रहा था तो आवाजें जम्मू कश्मीर के बाहर भारत के अंदर सभी बहुत आई थी। हाँ, और अभी भी आ रही है। देखिए सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए दिनेश जी, जब कोई भी हुकूमत जब कोई फैसला करती है, कोई भी फैसला लाती है, कोई बिल लेकर के आती है, तो आवाजें तो लोकतंत्र में हर कोई उठाता है और उठनी भी चाहिए, और सिर्फ हिंदुस्तान में या फिर उसी मुल्क में नहीं उठती, बाहर भी उठती हैं। जो देखते हैं, अभी आपने देखा था एमएसपी का जो कानून लेकर के आई थी, उसके ऊपर सबने आवाज उठाई। उसके बाद जो है जो ट्रैफिक नियम लेकर के आई थी हुकूमत, उसके ऊपर आवाज उठाई। तमाम देश के अंदर तमाम आवाजें उठी, तो आवाज उठनी चाहिए। आवाज उठने का मतलब ये नहीं कि उससे कोई मुसलमान परेशान हो रहा है। खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए हैं। दिनेश जी मैं आ रहा हूं, दिनेश जी वापस आऊंगा। खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए हैं, आपका इस्तकबाल है सर। और रिएक्शन क्या है? कांग्रेस जो है वो घोषणा पत्र, अपना जो मंशूर है, जो मैनिफेस्टो है, वो जारी कर चुकी है। 5 न्याय की बात कर रही है, युवा न्याय, नारी न्याय, किसानों को न्याय, श्रमिकों को न्याय, जो मजदूर हैं उनका, और संवैधानिक न्याय देने की बात वो कर रही है, और 25 गारंटी भी दी है। तो जाहिर तौर पर गारंटी तो बीजेपी कहती है, एक ही बात कहती है बीजेपी, और खुद प्राइम मिनिस्टर भी इस बात को जो है वो सीना ठोक करके कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी की गारंटी सबसे बड़ी गारंटी है। तो पहला रिएक्शन कांग्रेस के मंशूर पर, कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर क्या है आपका? देखिए, कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो प्रस्तुत किया है वो झूठ का पुलिंदा है। 65 साल में वो जो नहीं कर पाए वो अब कहते हैं कि हम कर पाएंगे, हम करेंगे, करके दिखाएंगे जी। और अनरियलिस्टिक थिंग, बिना लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के, बिना रिसोर्स को बताए, इस तरीके की चीजें उन्होंने प्रस्तुत की हैं। और मेरे को नहीं लगता कि जनता इस पर विश्वास करेगी। जनता देख रही है, जनता डिलीवरी चाहती है, जनता पूरी लिंकिंग चाहती है, जनता रोड मैप चाहती है, जनता रिसोर्स का प्लानिंग चाहती है। आप कहेंगे मैं ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन रिसोर्स कहां से आएंगे? क्या आप किसी दूसरे मद से पैसा काटेंगे? क्या आप अभी जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी चल रही है, एग्जिस्टिंग जो काम चल रहे हैं वहां से पैसा काटेंगे? और किस तरीके से आप इकोनॉमी को आगे लेके जाएंगे, किस तरीके से आप कंटिन्यूटी दिखाएंगे? ये सारी चीजें आज लोग समझते हैं, जानते हैं। लोग देख रहे हैं केरला जैसा स्टेट कैसे बर्बाद कर दिया, जहाँ पे इतना टूरिज्म आता है, इतने रिसोर्स हैं, और वहां पे आज अपने बेसिक खर्चे पूरे करने की जो है वो बहुत बुरा हाल हो रहा है। दिल्ली को किस तरीके से बर्बाद कर दिया। कांग्रेस ने जितनी भी जगह राज किया, किस तरीके से उन्होंने बर्बाद कर दिया। आज वहीं आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के नेतृत्व में भारत की इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही है। सभी संस्थाएं विश्व की कह रही हैं कि हम भारत की जो इकोनॉमी की जो ग्रोथ है उसको अब रिवाइज कर रहे हैं, कि आने वाले समय में वो तेजी से आगे बढ़ने वाली है और ज्यादा विकास करने वाली है। और उसी समय पूरे विश्व की जितनी भी इकोनॉमी है वहां पे हाहाकार मचा हुआ है, वहां पे नेगेटिविटी है, वहां पे आप देखेंगे जो फूड इन्फ्लेशन चरम सीमा पे है, लोगों को खाने की जो है वो बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। वहीं भारत की इकोनॉमी में ये समस्याएं नहीं है। तो लोग देख रहे हैं, एक करने वाला, एक कहने वाला, एक सपने बुन के दिखाने वाला, एक सपने दिखाने वाले। तो जो भारतीय जनता पार्टी है वो सपने बुन के हकीकत में दिखाती है, और कांग्रेस 65 साल में पहले भी उन्होंने सपने दिखाए, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। पंडित जी ने भी बोला, इंदिरा जी ने भी बोला, राजीव जी ने भी बोला, फिर मनमोहन सिंह जी ने बोला, लेकिन हटा नहीं पाए। हम लोगों ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाके लोगों को दिखा दिया कि हम गरीबी हटा सकते हैं। और जो अनाज
गोडाउन में खराब हो जाता था 70-80 हजार करोड़ का, वो हम लोगों ने गरीब की थाली तक पहुंचाया है कि कोई भूखा भी ना सोए। हम लोगों ने एक बेसिक हेल्थ की गारंटी लोगों को दी है कि आपको अगर हेल्थ की प्रॉब्लम होती है तो 5 लाख तक का बीमा आपके पास है, तो आपको कर्ज नहीं लेना, आपको किसी तरीके की परेशानी नहीं करनी। तो ये सारी चीजें हम लोग करके दिखा रहे हैं, तो लोग हम पे विश्वास कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। हिमांशु जी, देखिए सीधे तौर पर उनका खेमचंद जी का यही कहना है और दिनेश जी भी तकरीबन वही बात कह रहे हैं कि आपको ये गारंटी देने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि 55 साल तक तो हुकूमत जो है वो की है कांग्रेस ने ही, लंबे वक्त तक हुकूमत की है, अलग अलग वक्त में टोटल 55 साल के करीब जो है वो हुकूमत की है मुल्क पर। तो फिर वो नाइंसाफ़ी युवाओं के साथ क्यों हुई, वो नाइंसाफ़ी जो है मतलब हर दौर के युवा, नाइंसाफ़ी जो है वो किसानों के साथ क्यों हुई या फिर दूसरे लोगों के साथ क्यों हुई, वही जानना चाह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि खेमचंद जी साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो गारंटी जो देती है वो पत्थर की लकीर पर देती है, मतलब वो गारंटी दे रही तो पत्थर की लकीर है। चूंकि पीएम मोदी लगातार कहते हैं कि हम जो लकीर खींचते हैं वो बटर पर नहीं खींचते, मक्खन पर नहीं खींचते, पत्थर के ऊपर लकीर खींचते हैं जिसको मिटाया नहीं जा सकता। हम करके दिखाते हैं, बातें ही नहीं करते, हमारे पास प्लानिंग है और प्लानिंग करके हम फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं। कांग्रेस के पास सिर्फ कहने के लिए बातें हैं, सिर्फ जुमले हैं, हमारे पास जुमले नहीं, हम बाकायदा जो है वो ज़मीनी सतह पर काम करके दिखाते हैं। तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, थोड़ा समय दीजिएगा। हाँ, क्योंकि भाजपा के दो प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, दोनों की बात को जवाब देना होगा। हाँ, एक पत्रकार है साहब जो हमारे दिनेश जी, नहीं, सुन लीजिए ना, दिनेश जी बोल रहे थे, वो भाजपा के प्रवक्ता से भी खतरनाक शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, महिला सुरक्षा की बात कर रहे थे, महिला की सुरक्षा। इनको दिखाई नहीं देता क्या? जब 3 पहलवान बेटियों का यौन शोषण ब्रजभूषण सिंह ने किया तो वो महिला सुरक्षा थी क्या? अंकिता भंडारी, इनको दिखाई नहीं देता क्या? क्या आईटी सेल के भाजपा के नेताओं के द्वारा प्रधानमंत्री के गृह चुनावी क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र बनारस में यौन शोषण होता है, सामूहिक बलात्कार होता है, ये इनको दिखाई नहीं देता? ये कह रहे थे महिला आरक्षण की बात कर रहे थे। अरे राज्यसभा से पास था, लोकसभा से पास करवाना था, क्योंकि उस समय में कांग्रेस के पास बहुमत नहीं था लोकसभा में, इसलिए वह बिल पास नहीं हो पाया था। तो क्यों फिर देरी किया गया? इसका जवाब है क्या? क्यों फिर जनगणना की बात सामने आई? क्यों नहीं तत्काल रूप से उसी बिल को पेश कर दिया गया और पास करवा करके इस चुनाव से ही महिला आरक्षण लागू करा दिया गया? ये है मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी मतलब झूठ की पक्की गारंटी। हमारे मित्र कह रहे थे, खेमचंद शर्मा जी, ये कह रहे थे कि आज भुखमरी खत्म हो गया। अरे भुखमरी के मामले में आज देश विश्व के 111वें नंबर पर है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश सबसे हम आगे निकल चुके हैं। उंगली डुबा चलाने से काम नहीं चलेगा खेमचंद जी, ये ऑन रिकॉर्ड है। और आयुष्मान भारत की बात जो आप करते हैं चिल्ला चिल्ला करके, आयुष्मान भारत एक बहुत बड़ा घोटाला है। आयुष्मान भारत का कहीं कोई इलाज नहीं होता, ये है आयुष्मान भारत। 5 लाख की बात, देखिए मैं आपको डिस्टर्ब नहीं किया, आप डिस्टर्ब मत कीजिए। मेरा हाल के अच्छी डिबेट मेरा हाल के वो होती है जिसमें एक एक करके बोला जाए और सुना जाए आराम से। चूंकि जो बोलने, अगर 2 लोग एक साथ बोलेंगे तो फिर जो दर्शक हैं, जो व्यूवर्स हैं, वो कंफ्यूज हो जाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, क्लियर आवाज आपकी बात पहुंच नहीं पाएगी। मेरा ख्याल के एक एक करके बोलिए, सबको मौका मिलेगा, प्लीज। हिमांशु जी। भुखमरी में हम 111वें नंबर पर है। आज देश की स्थिति यह है कि 80 लाख परिवार को हम 5 किलो अनाज देने के लिए मजबूर हैं। ये हमारी आर्थिक स्थिति है। 17 वर्षों तक ये कहते हैं रिसोर्स कहां से आएगा कि हम रोजगार देंगे। कांग्रेस तो झूठ बोल रही है। अरे 17 वर्षों तक बिहार में एनडीए की सरकार रही, लेकिन हमारी महागठबंधन की सरकार बनी, उससे पहले ये लोग बोल रहे थे कि कहां से 10 लाख लोगों को ये रोजगार देंगे और नौकरी देंगे। 17 महीने में हमने 5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया। ये गारंटी है इंडिया गठबंधन की। और ये झूठ बोलने का काम ये लोग करते हैं। ये कहते हैं कि हम गारंटी देते हैं, मोदी जी की गारंटी है। याद कीजिए क्या कहे थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। आज महंगाई 45 वर्षों में चरम पर है। ये कहे थे कि बहुत बेरोजगारी हम दूर करेंगे, 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष
रोजगार देंगे। 20 करोड़ लोगों को ये क्या नौकरी दे पाए? आज बेरोजगारी चरम स्तर पर है। ये महिला सुरक्षा की बात किए थे, आज देख लीजिए पूरे देश में महिलाओं की क्या स्थिति है, महिला का किस तरह से यौन शोषण भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा किया जाता है। ये इनकी गारंटी है। ये राजस्थान जाते हैं चुनाव में, मोदी जी कहते हैं मोदी की गारंटी है, हम 450 रुपया में हम गैस सिलेंडर देंगे। आज कहते हैं कि यह चुनावी जुमला था। ये कहते हम काला धन लाएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति का नकल करके और 15-15 लाख रुपया हम प्रत्येक के खाते में देंगे। बाद में अमित शाह जी का बयान आता है कि यह चुनावी जुमला था। मोदी की गारंटी यानी झूठ की पक्की गारंटी। ये सिर्फ झूठ बोलते हैं और ये मैं नहीं कहता हूं, ये इनके सहयोगी दल नीतीश कुमार जी कहते हैं कि बीजेपी का। अच्छा, एक बात तो बताइए हिमांशु जी, ठीक है देखिए वो सारी बातें 15 लाख वाली तो बहुत पुरानी बात हो चुकी है, वो 2014 का मामला था, उसके ऊपर सारी बातें हो चुकी हैं। 15 लाख वाला तो मेरा ख्याल के अब जिक्र करना भी ऐसा, चूंकि जब अमित शाह उस पर कह चुके हैं कि भाई वो सियासी जुमला था, तो मेरा ख्याल के उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात करने की अब ज़रूरत है नहीं, वो सियासी जुमला था। मगर एक बात बताइए, एक अहम बात यहाँ पर कही है और वो ये है कि जो अगर कांग्रेस की हुकूमत बनी या इंडिया ब्लॉक के लोगों की, मतलब यानी आप लोगों की हुकूमत बनी, तो जो चुनाव है उसके बाद वो ईवीएम से ही करवाए जाएंगे। इसका मतलब यह है कि जब हर बार ईवीएम के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं, इसका मतलब यह है कि ईवीएम को लेकर के आप बिल्कुल जो है वो अब मुतमईन हो चुके हैं, उसमें कोई गड़बड़ नहीं। ये बात जरूर की गई है कि वीवीपैट जो है उसकी भी गिनती होगी, तो यानी ईवीएम के ऊपर कोई बहुत ज्यादा अब आपको ऐतराज नहीं है। वीवीपैट की गिनती का ये लोग, हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, वीवीपैट की गिनती का ये लोग गारंटी नहीं ले रहे हैं। ये बहुत गारंटी की बात कर रहे हैं, लेकिन वीवीपैट की गारंटी नहीं ले रहे हैं। 19 लाख ईवीएम जो अभी मिसप्लेस है, जिसका कोई अता पता नहीं इस देश में, उसके लिए भी हम बात कर रहे हैं, उसकी भी हम खोज करेंगे। 19 लाख ईवीएम को खोज करके निकालेंगे, जिसके बल पर ये चुनाव जीतते हैं। ये जनता के मत पर चुनाव नहीं जीतते हैं, ये 19 लाख ईवीएम के बल पर चुनाव जीतते हैं। ईवीएम को हम बिल्कुल पारदर्शी बनाएंगे, ये हमारी गारंटी है और इस गारंटी में हमने शामिल किया है संवैधानिक जो संस्थाएं हैं, उनको भी हम इससे चंगुल से मुक्त करेंगे। इनकी तरह हम आर्थिक नीति की तरह हम लोकसभा में ला करके उसको पास करवा करके ईडी को मजबूत करने का काम नहीं करेंगे और उसका दुरुपयोग हम विपक्षी दल के नेताओं पर करने का काम नहीं करेंगे। हमने जो किया है, आप देखे होंगे सीएजी का जो रिपोर्ट आया था, तो हमने उस पर कार्रवाई की थी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट से उसमें कुछ पाया नहीं गया, उनको बरी कर दिया गया, लेकिन तात्कालिक रूप से हमने कार्रवाई की थी। हाँ, चूंकि इस बार भी यही कहा गया है कि पुलिस और जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो सख्ती से कानून की पालना करेंगी और हर एक मामला पार्लियामेंट या फिर स्टेट की जो मतलब सूबों के जो विधानमंडल है उनकी निगरानी में होगा या उनकी जानकारी में वो होगा। यानी एजेंसियों को और मजबूत करने की भी बात कही गई, बहुत सारी बातें हैं। अब खेमचंद जी, एक तो मेरा ख्याल कि आप कुछ जो है कोई जवाब देना चाह रहे थे किसी बात का, तो पहली बात तो वो, दूसरी बात ये है कि ये कह रहे हैं कि जो अभी घोषणा पत्र उसमें कहा है कि ये हेल्थ की गारंटी दे रहे हैं, मतलब, और उसमें कह रहे हैं कि भाई 25 लाख तक का जो है वो फ्री इलाज होगा, तो 5 लाख से 5 गुना सीधे वो बढ़ा रहे हैं, 25 लाख कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, जो बेसिक सुविधा नहीं दे पाते थे वो 25 लाख की गारंटी दे रहे हैं, तो बहुत ही हास्यास्पद है। लेकिन इसमें एक चीज छुपी है, ये आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की आयुष्मान भारत योजना को अप्रिशिएट कर रहे हैं, मान रहे हैं एक अच्छी योजना, बड़ी योजना पूरे देश में आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने दी, जिसने करोड़ों गरीबों का जीवन जो है सुधारा, अपलिफ्टमेंट किया, बेटर किया, और आज ये उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। उसको ये डिनाई नहीं कर पाए, उसको कहीं भी ये क्रिटिसाइज नहीं कर पाए, उसको अपवर्ड ले जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन इलॉजिकल तरीके से बात कर रहे हैं जो ये कभी कर नहीं सकते। हाँ, भारतीय जनता पार्टी कमिटेड है, 5 लाख तक का हम लोगों ने अभी प्रॉमिस किया है, हम लोग 5 लाख तक का दे रहे हैं और आगे भी जैसे हमारे फाइनेंशियल, जैसे ही हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी हम इसको बढ़ाएंगे भी। वैसे ही अब ये बात करते हैं, आज देश बात कर रहा है गरीबों को उत्थान का, देश बात कर रहा है कि हमारे सभी युवाओं को आगे ले जाना है, सभी महिलाओं को हमें अपलिफ्टमेंट करना है, किसानों को एम्पावर करना है। ये हमारे देश को डिवाइड करना चाहते हैं। ये कहते हैं कि हम 50% से ऊपर रिजर्वेशन ले जाएंगे, हम कास्ट का सेंसस कराएंगे, मतलब ये सभी के लिए नहीं सोच सकते, ये सभी युवाओं को मौके देने की बात नहीं कर सकते। इनको समाज को तोड़ना है, इनको समाज को वर्गीकरण करना है, इनको समाज को विघटित करना है और वैसे ही करके आगे ले जाना है। ये कभी भी ये बात नहीं कर सकते कि हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बढ़ाएंगे। पर ये कास्ट सेंसस जो है उसकी मुखालफत तो बिहार में बीजेपी ने भी नहीं की, बीजेपी भी उसके फेवर में थी, उसकी हिमायत में थी।
पहले मुखालफत में थी, फिर बाद में फेवर में आ गई। तो अगर कौन कितना है उसकी जानकारी मिल जाए, किसकी कितनी आबादी है, उसमें बुराई क्या है? देखिए, हमारी जो नेशनल पॉलिसी है वो ये है, ऑलरेडी वेल डिफाइंड, बहुत ही अच्छा एक हमारे यहाँ पे रिजर्वेशन सिस्टम ऑलरेडी चल रहा है। हमने उसको और सुनिश्चित किया है कि भाई गरीबों को फायदा मिले, उसमें से जो क्रीमी लेयर है वो बाहर आए, और अमीरों में से या फिर जनरल कैटेगरी में भी तो गरीब है उनको भी रिजर्वेशन मिले, जो ये कभी नहीं सोच पाए। तो रिजर्वेशन जरूरतमंदों को मिले, अपलिफ्टमेंट हो, नीडी जो जिनको अभी तक आइसोलेट किया गया उनको मिलता रहे, और उसमें से जो वर्ग एक अपलिफ्ट ऑलरेडी हो चुका है। होता क्या है कि रिजर्वेशन की कैटेगरी में कुछ लोग फायदा उठाते रहते हैं, जिनको फायदा मिलना चाहिए उनको फायदा मिलता ही नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी उससे, और बाकी आधा क्षेत्र ऐसा रहे जिसमें कोई भी कम्पिटिटिव तरीके से वहां पे जाके अपना कंपटीशन दे और कंपटीशन से अपनी अपॉर्चुनिटी को प्राप्त करे। तो भारतीय जनता पार्टी फोकस कर रही है अभी सभी महिलाओं पे, सभी युवाओं पे, किसी भी कैटेगरी से आते हैं। और बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो अक्रॉस द कैटेगरी, जो रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं लेकिन अपने आप को वो अनरिजर्व कैटेगरी में कम्पीट करना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास स्किल है, उनके पास माहौल है, और वो चाहते हैं कि वो अनरिजर्व कैटेगरी में कम्पीट करें। तो भारतीय जनता पार्टी अपॉर्चुनिटी देना चाहती है, जो आज फ्यूचरिस्टिक अपॉर्चुनिटी। हम लोग R&D की बात करते हैं, AI की बात करते हैं, रोबोटिक्स की बात करते हैं, हम लोग बिग डेटा की बात करते हैं, हम लोग 5G की बात करते हैं, फ्यूचरिस्टिक जॉब क्रिएट करने की बात करते हैं। ये लोग वही समाज को तोड़ने की बातें करते हैं कि हम सेंसस कराएंगे। इन्होंने एक बार भी नहीं बोला मगर देखिए, बात ठीक है, आप चूंकि वो एक इशू है उसके ऊपर जो है आपको रिएक्शन देने का पूरा हक है। मगर खेमचंद जी, ये तो 25 गारंटियां दे रहे हैं, उसके अंदर तो नौजवानों की भी बात है, उसके अंदर महिलाओं की भी बात है, मजदूरों की भी बात है, पिछड़ों की भी बात है। हर एक वर्ग को कैटेगराइज करके जो है वो उनके अपलिफ्टमेंट की बात कर रहे हैं। तो ये कह देना कि वो तोड़ रहे हैं, ये मतलब खाली ये तो एक तरीके से सियासी बात है या सियासी रिएक्शन है। ये तो मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ, इनकी पूरा नकारात्मक है, पूरा इनका मैनिफेस्टो नकारात्मक है, और कहीं भी लॉजिकल इनका एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, आ रहा हूं हिमांशु जी, मैं आ रहा हूं। चूंकि देव मोहन जी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रिएक्शन लेना भी जरूरी है। इंडिया ब्लॉक का वो हिस्सा है, कांग्रेस का ये मैनिफेस्टो है, मगर क्या इंडिया ब्लॉक का क्या अलग मैनिफेस्टो आएगा, क्या होगा, उस पर भी हम बात करेंगे। देव मोहन जी, पहला रिएक्शन क्या है? 5 न्याय और 25 गारंटी की बात की है कांग्रेस ने, जाहिर तौर पर आप इंडिया ब्लॉक का हिस्सा भी हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं? लोग, वोटर्स, इस देश की जनता, वो कितना यकीन करेगी इंडिया ब्लॉक पर और कांग्रेस के इस मंशूर पर, इस मैनिफेस्टो पर? देखिए, जिस तरीके से आज कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है और उसको देख के लगता है कि उसमें बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें जनता के लिए दी गई हैं, लिखा गया है एज इट इज। यदि ग्राउंड पे उतारा जाए तो बहुत ही शानदार रहेगा और देश काफी आगे बढ़ेगा इससे। लेकिन रही जहां तक जनता की बात, जनता 2 बार एक बड़ा मैनिफेस्टो, एक जिसमें बताया जाता था कि ये महंगाई की मार हो गई है, किसानों को आय दुगनी कर देंगे, महिलाओं को आगे लेकर जाएंगे, महिलाओं की सुरक्षा की बात कही गई थी, और बहुत सारे भ्रामक वादे किए गए। उस पे जनता ने 2 बार भरोसा करके देख लिया है। तो जाहिर सी बात है कि इन लोगों के कुकृत्यों के द्वारा ऐसा माहौल देश में बन गया है कि अब देश की जनता मैनिफेस्टो को नहीं मान रही है। लेकिन कांग्रेस का मैनिफेस्टो है जो देख के लगता है कि भाई 30 लाख उन वैकेंसियों की बात की गई है जो केंद्र सरकार में ही खाली हैं, सारी जगह पे नौकरियां खाली हैं, भरी नहीं गई। तो बहुत ही अच्छा मैनिफेस्टो है जिसमें गरीबों की, किसानों की, महिलाओं की, हर एक चीज की, हर वर्ग की न्याय की बात की गई है। ठीक है, इसका स्वागत करने योग्य मैनिफेस्टो है ये। अब जनता विश्वास करेगी, आपका सवाल था कि जनता विश्वास करेगी कि नहीं। जनता का तो भरोसा देखिए केंद्र सरकार के मैनिफेस्टो को देख के उठ चुका है, लेकिन जगह जगह पे डिपेंड भी करता है कि किस जगह कैसी जनता है। जैसे दिल्ली में मैनिफेस्टो पे जनता का विश्वास अभी भी है, ठीक है, तो वो जरूर इस मैनिफेस्टो पे भरोसा करेगी। पंजाब की जनता का विश्वास, क्योंकि हमने जो मैनिफेस्टो में लिखा था वो हमने किया है, स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर एक चीज की है। तो उस तरीके से है। अहम बात ये भी है, बड़ा अहम सवाल ये भी है कि जो लिखा जाता है, और कई बार इसकी डिमांड भी हुई है, मतलब जो है कि इसके ऊपर कानून बने या इसके ऊपर कोई गाइडलाइन जारी हो, जो लिखा गया वो 100% पूरा हो, वो खाली सियासी जुमला बन करके ना रह जाए, इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं वो बात करना बहुत जरूरी है। देवमोहन जी, बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं कि जो भी लिखा जाए, हाँ, मेरा ये मानना है, हमारी पार्टी का भी ये मानना है कि जो भी मैनिफेस्टो आप देते हो जनता को, वो आपका ग्रंथ होना चाहिए,
आपको शब्दवार उस मैनिफेस्टो को जनता तक 5 साल मिलते हैं, लेके जाना चाहिए और 5 साल बाद आपको बैठना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं हमारे देश को, उनको दोनों बार का मैनिफेस्टो लेके और अब जनता के सामने बैठना चाहिए कि मैंने ये 14 में ये कहा था उनको पूरा किया, फिर 19 में ये कहा था उनको पूरा किया, और अब मैं बिल्कुल 24 में ये कह रहा हूं पूरा करेंगे। बिल्कुल ठीक है। हिमांशु जी कोई रिएक्शन देना चाह रहे थे? हिमांशु जी ठीक है जी, हिमांशु जी कहना चाह रहा था कि हमारे मित्र आयुष्मान भारत की बात कर रहे थे। मैं आयुष्मान भारत के बारे में जो सीएजी का रिपोर्ट है उसको थोड़ा सा आपके सामने रखना चाहता हूं। 24.9 लाख मुर्दों का इलाज हुआ। आज देखिए राजस्थान से बात आ रही है कि जिनको इलाज की आवश्यकता है उसको आज इलाज आयुष्मान भारत से नहीं हो रहा है। किसी हॉस्पिटल में चले जाइए, कहता है कि इस कार्ड का कोई वैल्यू नहीं, कचरा का है, कचरा में जाने योग्य है, उसको कचरा में फेंक दीजिए, कहीं कोई इलाज नहीं हो रहा। तो हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं उसको फिर से सही करने का, और 25 लाख रुपए की बात कर रहे हैं, ये हमारी गारंटी। दूसरी बात, सीएजी का जो रिपोर्ट आया है और मेरा ख्याल के हिमांशु जी, मेरा ख्याल के आप इस गारंटी को, हाँ हिमांशु जी, मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस गारंटी को और मजबूती के साथ आप रखने की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वैसा अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री रहते हुए राजस्थान में करके दिखाया। एक लाइन इन्होंने आयुष्मान भारत की बात चर्चा बार बार की है। खेमचंद शर्मा जी हमारे मित्र हैं, इनको मैं कुछ बात कहना चाहूंगा। सीएजी का रिपोर्ट ये पढ़ ले, उसमें है कि एडमिशन डेट बाद में होता है और डिस्चार्ज डेट पहले हो जाता है। ऑपरेशन का डेट पहले होता है, डिस्चार्ज डेट पहले होता है, ऑपरेशन का डेट बाद में होता है। 9 लाख एक ही मोबाइल नंबर दर्ज होता है। ये कहां से घपला किया गया है? ये सिर्फ आयुष्मान भारत से लोगों को फायदा नहीं हुआ है, ये केंद्र सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार का एक प्रतीक बन के रह गया है। ये खेमचंद शर्मा जी को सीएजी का रिपोर्ट पढ़ लेना चाहिए। दूसरी बात, ये 370 की बात कर रहे थे हमारे मित्र, 370 कश्मीर से अभी भी नहीं हटा है। 370 के 2 धाराओं में संशोधन किया गया है, और इसलिए किया गया है क्योंकि वहां पर जमीन खरीदने का अधिकार दूसरे देश के दूसरे नागरिक को हो और उसका फायदा अडानी को मिला है। ये भी जानकारी इनको दुरुस्त कर लेना चाहिए। तीसरी बात, नरेंद्र मोदी जी ने ईडी, सीबीआई जैसी तमाम संस्थाओं को कैप्चर करके फाइनेंशियल मोनोपोली बना ली है, लेकिन अब इलेक्ट्रल बॉन्ड की सारी जानकारी सामने आ गई है। किससे उगाई हुई है, किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, कॉन्ट्रैक्ट बाद में दिया गया है, पैसा पहले लिया गया है, कॉन्ट्रैक्ट पहले दिया गया, पैसा बाद में लिया गया। वो जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसका पैसा या उसके जरिए पैसा तो कांग्रेस के पास भी आया है, उसके जरिए तो पैसा तृणमूल कांग्रेस के पास भी आया है, उसके जरिए पैसा तो बीआरएस के पास भी आया, तमाम पार्टियों के पास आया, खाली बीजेपी के पास थोड़ा ही आया है। देखिए लेकिन इसमें एक बात है ना जी, कि इन लोगों ने जिस तरह से सीबीआई, ईडी का उपयोग करके पहले छापामारी करवाते हैं और उसके बाद पैसा वसूली होता है, हफ्ता वसूली की तरह ये लोग पैसा वसूली करते हैं ईडी का उपयोग करके, और उसके बाद उनको क्लीन चिट दे दिया जाता है। सैकड़ों उदाहरण ऐसे हैं। इसकी जानकारी, इसका ब्लूप्रिंट सामने आ गया है। कांग्रेस या आम आदमी पार्टी सत्ता में नहीं है और हमने कोई धमकी दे करके या ईडी सीबीआई को का दुरुपयोग करके हमने चंदा वसूली और हफ्ता वसूली नहीं किया है। चंदा लाओ, धंधा लो, ईडी का उपयोग करो, हफ्ता वसूली करो, ये नारा है बीजेपी का। हमको जो भी चंदा मिला है वह निर्भीक होकर के जिन लोगों ने दिया है, जिनकी आस्था। दिनेश शर्मा जी के पास में आऊंगा। ठीक है, इनकी तरह हमने हफ्ता वसूली नहीं किया। ठीक है दिनेश शर्मा जी, देखिए जाहिर तौर पर चुनाव होते हैं, वो चाहे लोकसभा के चुनाव हो या फिर राज्य विधानसभाओं के चुनाव हो, हर एक पार्टी अपने हिसाब से वो तमाम चीज़ों का कैलकुलेशन करती है और फिर जो है वो घोषणा पत्र जारी करती है। मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि पहले सवाल के जवाब में ही आपने एक तरीके से उसको नकारा है, आप यकीन करने को तैयार नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वजह क्या है कांग्रेस के घोषणा पत्र पर, उसके मैनिफेस्टो पर आम जनता, इस देश के आम लोग, आम वोटर्स वो यकीन क्यों ना करें? उसकी कुछ वजह गिनवाइए आप। उसका कारण अभी शेखर जी आपके सामने बैठे हुए हैं जी। इन्होंने जितनी बातें बढ़ चढ़कर बोली हैं, अभी जैसे इन्होंने कहा कि महिलाओं, पहले तो इन्होंने बताया भाजपा के क्योंकि मैं एक चीज का जिक्र करना चाहूंगा, उसको शेखर जी जो है उसको शायद पकड़ नहीं पाए। हाँ, एक छोटी सी बात का मैं जिक्र करना चाहूंगा, एक छोटी सी बात का दिनेश शर्मा जी। चूंकि देखिए 25 लाख की जो गारंटी दी है ना उसकी, शेखर जी तो उस बात को समझ नहीं पाए मैं क्या कहना चाह रहा था। वो मैं ये बताना चाह रहा था कि राजस्थान में जब अशोक गहलोत की हुकूमत थी अभी 3 दिसंबर तक, तो वहां पर 25 लाख रुपए तक
कैशलेस इलाज दिया जा रहा था। तो कांग्रेस ने ये करके दिखाया, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस सिर्फ बातें करती है, कांग्रेस ने करके दिखाया राजस्थान में। तो मेरा ख्याल के या तो कांग्रेस को अपनी बात रखनी नहीं आती, या वो ढंग से कह नहीं पाती, या बहुत ज़्यादा जानकारी होती नहीं। क्योंकि कांग्रेस कर भी सकती है, काम करती भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं करती काम, वो फिर भी यकीन क्यों नहीं है, मैं वो कुछ वजूहात जानना चाह रहा हूं आपसे। हाँ, मैं इसीलिए तो बता रहा हूँ, ये कांग्रेस क्या, भारतीय जनता पार्टी ने इस फील्ड के अंदर आयुष्मान भारत वगैरह में क्या किया, ये बहुत बेहतर तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता बताएंगे। मैं बोलूंगा तो उसका मतलब दूसरा लगा लिया जाएगा। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ, इन्होंने अभी कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय ने जो बात कही अभी, जो बोल रहे थे कि महिलाओं के लिए ये हुआ वो हुआ, मैं पास में नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जो घटनाएं घटी, मैं उनको भी बचाव नहीं कर रहा हूँ। और मैं कह रहा हूँ, इनसे पूछ रहा हूँ, जवाब दें। नीरा त्यागी कांड को जानते हैं आप, मेरठ के? वो क्या था? आप तंदूर में काट के फेंक दी गई थी नैना, कांग्रेस की सरकार थी, वो क्या था? अंबिका सोनी से पूछिए, जब मास्को में युवा महोत्सव हुआ था और उसमें कांग्रेस राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उस समय क्या हुआ था कि कांग्रेस के लोग इसलिए डिटेन कर लिए गए थे वहां पर क्योंकि उन्होंने शेखर जी आप सुन लीजिए, हिमांशु जी एक बार सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए, दिनेश जी को सुन लीजिए, जवाब दीजिए, मौका मिलेगा आपको। आखोड़ कांड क्या था? हाँ, उस समय कांग्रेस की सरकार थी। ठीक है। राजस्थान के अंदर क्या हुआ? बलात्कार हुए, कई घटनाएं घटी, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का बचाव करने नहीं बैठा हूं यहाँ पर। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में भी बहुत कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिनका बीजेपी को उत्तर देना चाहिए, जो कि स्थानीय प्रशासन की विफलता थी जी। मैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भी कह सकता हूं इस बात को, कि प्रशासन की विफलताओं के कारण सरकार को कलंकित होना पड़ता है। और अगर मान लीजिएगा कांग्रेस ने कुछ चीजें की हैं। हिमांशु जी सब्र कीजिए प्लीज, हिमांशु जी आपके पास में आऊंगा, अभी आपका ऑडियो म्यूट है, आपकी आवाज नहीं आ रही, प्लीज अभी सुन लीजिए, दिनेश जी को सुन लीजिए सब्र के साथ, मैं आपके पास ही आऊंगा। हाँ दिनेश जी। एक बात कहता हूं, मैं अभी जो कई मंत्री आम आदमी पार्टी के वहां पर जेल में बंद है, आपने ऐसी लापरवाही क्यों की कि मौका मिला ईडी को कि उसने आपको डिटेन किया, उसने सबूत इकट्ठे किए, आपके ऊपर तो ईमानदारी का एक बहुत बड़ा लोगों को भरोसा था। ठीक है, फिर क्या ये हम आपकी विफलता माने या हम आपका भ्रष्टाचार माने? ये क्लियर आम आदमी पार्टी को करना चाहिए। एक बहुत बड़ा लक्ष्य है कि मुख्यमंत्री जेल में है, मंत्री जेल में है, जवाब देना पड़ेगा कि आप ईमानदार हैं या बेईमान है। ठीक है, ठीक है हिमांशु जी जवाब दीजिए। हाँ देखिए, ये दोनों चीज में अंतर नहीं समझ पा रहे हैं दिनेश जी, दोनों बातों में अंतर नहीं समझ पा रहे हैं। मेरा ये कहना है कि भाजपा जो नारा देकर के सत्ता में आई थी महिला सुरक्षा का, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा महिलाओं का यौन शोषण किया गया। आप देखिए आईटी सेल के लोग हैं, प्रधानमंत्री जी के गृह संसदीय क्षेत्र में बनारस में पकड़े जाते हैं, उनका कई भाजपा के बड़े नेताओं के साथ फोटो है और वो यौन शोषण करती है। आईआईटी बनारस बीएचयू के छात्रा का गैंग रेप होता है। ये ब्रजभूषण सिंह जो एमपी थे भाजपा का, उनके द्वारा पहलवान बेटियों का यौन शोषण किया गया। अंकिता भंडारी के यौन शोषण के कौन थे जिम्मेवार? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। तो प्रशासनिक रूप से विफल होना और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा यौन शोषण किया जाना, ये दोनों समझना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग सारे भ्रष्टाचारी। आ रहा हूं खेमचंद जी, आ रहा हूं। देवमोहन जी आपसे भी रिएक्शन लूंगा क्योंकि दिनेश जी ने सवाल उठाया है। दिनेश जी कह रहे हैं कि भाई आप तो बहुत ईमानदार पार्टी थी और बड़ी बड़ी बातें की थी, बड़े बड़े दावे किए थे, मगर फिर ऐसा क्यों किया? ऐसी कहां मतलब गलतियां रह गई, ऐसी कहां चूक हुई आपसे कि जेल के अंदर जाना पड़ा चीफ मिनिस्टर को भी? बाकी मिनिस्टर्स तो हैं ही अंदर। देखिए ये तो हम लगातार बताते आ रहे हैं कि अभी इन्होंने अरविंदो फार्मा के बारे में पता नहीं सुना है कि बोलना नहीं चाहते, यहाँ टीवी पे नहीं बोल पा रहे होंगे। तो वसूली का एक गैंग चला रखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ईडी के माध्यम से। ठीक है, ईडी क्या करती है कि किसी को अरेस्ट करती है, उसको हैरेस करती है, क्योंकि इसमें आपको भी पता है कि इसमें कानून ऐसा है कि इसमें खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर लोगे तब तक आपको जेल में रहना पड़ेगा। बेल तभी मिलेगी जब ईडी अपोज नहीं करेगी। ये कानून इनको पता होगा, शायद ये बोल नहीं पा रहे हैं टीवी पे, इनकी समझ सकता हूं मैं दिक्कत परेशानी। तो इसमें क्या किया है ईडी ने कि 9 बयान, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, हम नहीं कह रहे, 9 बयान जो है वो
हमारे फेवर में देते हैं कि भाई वो अरविंद केजरीवाल को नहीं जानता। 10 बार एक आदमी ने बोला है, 11वीं बार वो बोलता है कि हाँ मैं जानता हूं, और ये बोलते ही उसे बेल दे दी जाती है, ईडी अपोज नहीं करती। तो फिर इस तरीके से तो जबरदस्ती जेल में डालने के लिए तो डाल ही सकते हैं नरेंद्र मोदी जी। वो तो आपको भी कल को पकड़ लेंगे कि आपने हवाला किया, अब आप प्रूफ करते रहिए कि आपने नहीं किया है। जब तक ट्रायल शुरू नहीं हो, 2-2 साल से ट्रायल शुरू नहीं हो जाता, इस देश में कब हुआ था ऐसा, ये बताएंगे मेरे को? ठीक है, इस देश में कब ऐसा ये हुआ बात था तो कि बिना ठीक है, ट्रायल के, आपकी बात बिना सही है। प्राइमा देखिए, फेसी नेताओं के साथ तो एविडेंस ऐसा के कम हुआ है, मगर आम लोगों के साथ तो ये हमेशा से होता आया है। मतलब लंबे लंबे वक्त तक जो है वो नहीं होता आया। नहीं होता आया। मैं आपको बता रहा हूँ 20 साल के बाद जो है वो बाइज्जत बरी होते हैं लोग। प्रधानमंत्री ने करवाई थी, किस प्रधानमंत्री ने ऑन रिकॉर्ड करप्शन किया है? ऑन रिकॉर्ड करप्शन किया है इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड पे, चंदा चोरी की है इन्होंने, और वसूली का काम ईडी को दिया है। ईडी को भेजते हैं, वसूली करवाते हैं। ऐसे 43 कंपनियां हैं जिनके घर छापा मार के और पैसा लेके और उनको छोड़ा गया है बेल पे। ठीक है, खेमचंद जी अब बताइए, इनसे पूछिए। हाँ खेमचंद जी, बहुत सारी बातें हैं। देखिए, बहुत सारी बातें हैं, और राहुल गांधी ने आज कहा है कि ये जो चुनाव है ये लोकतंत्र और संविधान को बचाने का आखिरी मौका है, और उसको बचाने के लिए ही लोग वोट करें। तो मतलब बीजेपी की नज़र से क्या आप जो है बोलेंगे, क्या है मतलब, क्या वाकई ही आज हालात इतने खराब हैं कि लोकतंत्र भी खतरे में है, संविधान भी खतरे में है? ये हालात बना दिए बीजेपी ने? देखिए, लोकतंत्र की हत्या करने वाले, लोकतंत्र को सस्पेंड करने वाले, लाखों लोगों को जेल में भेज के बंद करने वाले लोग आज लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। लोकतंत्र आज इतना फल फूल रहा है कि खुल के सब बोल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के लोग जो महाभ्रष्टाचारी हैं, जिनके मुख्यमंत्री, जिनके डिप्टी सीएम, जिनके मंत्री और उनके एमपी भी अभी जमानत पे बाहर आए, इतने जेल में है, और बहुत सारे लोगों पे और सीरियस चार्जेस हैं। और आम व्यक्ति भी दिल्ली का बता सकता है कि दिल्ली में शराब घोटाले में हजारों करोड़ का लेन देन हुआ है, क्योंकि 2% से 12% कमीशन किया गया उस धंधे में, जिस धंधे में कमाई होती है। लॉकडाउन में लोग डर रहे थे घरों से बाहर निकलने में, लेकिन शराब की दुकानों में लाइन लगी हुई थी। तो ऐसे धंधे में 2% से 12% कमीशन किया गया, तो एक आम आदमी भी समझ सकता है कि चोरी हुई है। और दूसरी ओर कांग्रेस जो भ्रष्टाचार की जननी है, आज उनके साथ ये लोग टाई अप कर रहे हैं। ये इन्हीं के खिलाफ लड़के सामने आए थे। अब मैं इसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप मानते हो कि कांग्रेस ने जो पहले कहा था वो उन्होंने पूरा किया? अगर पूरा किया तो आप 12, 13, 14, 15, 16 में क्यों कांग्रेस के खिलाफ हल्ला मचा रहे? इसका मतलब आप झूठ बोल रहे थे, मां झूठे हो, या फिर उस समय आप सच बोल रहे थे? आज आपको, क्योंकि आज आप कांग्रेस के साथ में मिल गए हो, कांग्रेस के साथ बैठे हो, तो आज आप झूठ बोल रहे हो। तो एक बार तो झूठ जरूर बोल रहे हो, या तो 12, 13, 14 में आप झूठ बोलते थे, या फिर आज झूठ बोल रहे हो। और कांग्रेस पर ऐसे तो हाँ ठीक है खेमचंद जी, ऐसे बहुत सारे सवालों का जवाब तो बीजेपी को भी देना पड़ सकता है कि या तो आप हिमंता बिस्वा शर्मा के बारे में पहले झूठ बोल रहे थे, या आप ये कह रहे हैं अब उनको जो है पार्टी में शामिल कर लिया, चीफ मिनिस्टर भी वो बन गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि या अब झूठ बोल रहे हैं या पहले झूठ बोल रहे थे। यही बात जो है एनसीपी के जो है अजित पवार के बारे में भी कही जा सकती है। बहुत सारे नेता हैं ऐसे, एक नहीं है, बहुत सारे ऐसे नेताओं की फहरिस्त है जिनके बारे में सवाल जो है वो बीजेपी से भी पूछा जा सकता है। सेम सवाल। आपके सवालों का भी जवाब दूंगा, लेकिन दो पॉलिटिकल पार्टी के मित्रों का जवाब दे दूं जी। जिस तरीके से जुगलबंदी कर रहे हैं, ये जानी दुश्मन थे, और फाइनेंशियल फ्रॉड का इशू बना के आम आदमी पार्टी बनी, कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी के फाइनेंशियल फ्रॉड को नहीं, कांग्रेस के। और आज ये जुगलबंदी ऐसे कर रहे हैं कि जैसे भाई भाई है, मतलब चोर चोर मोसेरे भाई। अब दोनों चोर हैं, दोनों एक्सपोज हो चुके हैं, तो अब क्या डरना, अब क्या इधर उधर, अब तो मिलके बोलेंगे, मिलके करेंगे, मिलके हंगामा काटेंगे, वही चल रहा है, मिलके झूठ बोलेंगे। अब करें आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी, अरे भाई पहले सिस्टम था कोई? मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूँ, आप ये बताएं कि 2018 से पहले जब इलेक्टोरल बॉन्ड आया, उससे पहले कोई सिस्टम था? पता था कितना पैसा आ रहा है, क्या पैसा नहीं लगता था इलेक्शन में? कौन दे रहा है, कितना दे रहा है, किसने दिया, क्यों दिया, क्या कह के दिया? था सिस्टम? नहीं था, सारा ब्लैक मनी थी। हमने सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, और उस सिस्टम की वजह से ही आज आपको पता चल रहा है कौन ने किसको पैसा दिया। और फिर अगर ये सिस्टम गलत था तो कांग्रेस को तो बोल देना चाहिए, नहीं हम नहीं लेंगे सिस्टम से पैसा, हम पुराने सिस्टम से लेंगे। आम आदमी पार्टी को भी बोल देना चाहिए था। आम आदमी पार्टी जो विदेशों से चंदा लेती है, फ्रॉड करके, इवन देश के दुश्मनों से चंदा लेती है, वो हम पे सवाल उठा रही है। अरे सिस्टम ट्रांसपेरेंट है, एक नंबर में, और आप इसमें सवाल उठाते हो। मैं आपको बता दूं, कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है झूठ का पुलंदा है, कुछ भी वर्किंग कंडीशन में नहीं है, कोई इनके पास रोड मैप नहीं है, कोई इनके पास रिसोर्स प्लानिंग नहीं है। मैं इनको चैलेंज करता हूं, आप मेरे को रिसोर्स प्लानिंग बता दें। ठीक है हिमांशु जी, देखिए स्वामीनाथन कमेटी जो है उसकी तश्कील या उसकी जो मतलब जब वो बना तो वो यूपीए की हुकूमत थी, और तकरीबन 175 उसकी जो सिफारिशें थी उनके ऊपर
काम किया गया, उनको मंजूर किया गया। 26 सिफारिशों को छोड़ दिया गया था। जाहिर तौर पर कोई मजबूरी रही होगी, इसलिए छोड़ा होगा। और वो मजबूरी क्या थी? वो मजबूरी आर्थिक बोझ, एक्स्ट्रा बर्डन एक तरीके से कह लीजिए हुकूमत के खजाने के ऊपर पड़ेगा। और वो खजाना कहाँ से आता है? वो खजाना तो आपकी जेब से आता है, मेरी जेब से आता है, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, या आम लोगों की, बल्कि गरीब से गरीब, जो अगर फकीर भी कोई चीज़ खरीदेगा कहीं से मार्केट से, तो उसको भी जो है इनडायरेक्ट वे में टैक्स देना पड़ता। तो हर कोई तो टैक्स पेयर है, कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में देता ही है सब कोई। तो वो पैसा जो है वो एक्चुअली बर्डन ज़्यादा था, इसीलिए वो 26 सिफारिशों को छोड़ दिया गया। और अब जब आप हुकूमत में नहीं है तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने क्यों लागू नहीं की, बीजेपी क्यों नहीं कर रही है, एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं दे रही। अब आप हुकूमत में नहीं है तो आप गारंटी दे रहे हैं कि नहीं, हम बाकी जो सिफारिशें उनको भी मानेंगे। आपके पास 10 साल का वक्त था, आपने उस वक्त वो 26 छोड़ दी, अब 26 लागू करने की बात कर रहे हैं, मगर कोई प्लानिंग नहीं है कि पैसा आएगा कहां से। मैं फिर वापस कह रहा हूं कि पैसा तो आखिरकार वो जनता की जेब से ही आएगा। वो पेट्रोल डीजल के ऊपर और ज्यादा जो है फिर आप टैक्सेस लगाएंगे, जीएसटी के कुछ रेट्स बढ़ाएंगे, बहुत सारी चीजों को दायरे में लेकर के आएंगे, तो पैसा तो अल्टीमेटली जेब से ही निकलना है ना पब्लिक की। हिमांशु जी, एक बात बताइए, हाँ, इससे पहले हमने 72,000 करोड़ रुपए का ऋण माफी किया जी, किसानों का। यह ऐतिहासिक था, इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक मुश्त हमने 72,000 करोड़ का ऋण माफी किया, और जिनका ऋण माफ किया उनको फिर से हमने ऋण दिया। ये इतिहास में पहली बार हुआ था। तो उस समय में हमने कहां से रिसोर्सेज लाए, इसके बारे में इनको जानकारी है। मैं इससे पहले भी कहा कि बिहार में 17 वर्षों से इनकी सरकार थी एनडीए की, और ये कह रहे थे कि ऐसा संभव नहीं कि 10 लाख लोगों को कहां से रोजगार देंगे। यही बात कर रहे थे इनके प्रवक्ता और इनके नेता। हमने 17 महीनों में 5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया, ये इनके सामने है। तो हम रिसोर्स पैदा करते हैं, इनके पास इतनी अकल नहीं है कि ये रिसोर्स पैदा करेंगे। दूसरी बात, ये कह रहे थे कि भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे कि सारे भ्रष्टाचारी विपक्ष में है और ये लोग दूध के दूल्हे हुए हैं। अभी सामने आया है रेड्डी बंधु को किस तरह से गले लगाए हैं ये लोग। और रेड्डी बंधु कौन है, ये जग जाहिर है कि रेड्डी बंधु को किस तरह से इनके साथ जुगलबंदी हुआ है। हेमंत बिश्व शर्मा, अजित पवार, सारे लोग हैं, एक से एक भ्रष्टाचारी लोग हैं। हेमंत बिश्व शर्मा की इन्हीं के सांसद के आवेदन पर कार्रवाई हुई थी और पूछताछ हुई थी। आज देख लीजिए, बंगारू लक्ष्मण जी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष। ठीक है साहब, अब वो तो चले गए बेचारे, हैं नहीं ना, अब वो तो जो चले गए उनको छोड़ दीजिए, अब बख्श दीजिए उनको। जो नहीं है उनका जिक्र मत कीजिए प्लीज, छोड़ दीजिए अब उनको। दिनेश शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ दिनेश जी, चाह रहा हूँ कि इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लोकतंत्र बचाओ, लोकतंत्र को खत्म हो रहा है उसको बचाने का उनका एक एजेंडा है, वादा है। ये बताए कि इमरजेंसी क्या थी जो कांग्रेस के समय में लगी थी, क्या वो लोकतंत्र को बचाने के लिए थी? बिहार का चिट्ठी, बिहार प्रेस बिल जगन्नाथ मिश्रा की सरकार में आया था, वो मीडिया का गला घोटने के लिए था। चिट्ठी पत्री अधिनियम जो राजीव गांधी के समय में था, वो क्या लोकतंत्र को बचाने के लिए था? आप एक जनरल बात कर रही है। देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी ने कभी ना कभी कोई गलती की होगी। बंगारू लक्ष्मण का जिक्र इन्होंने किया अभी, और जाहिर तौर पर वो कुछ गलतियां की तो उनको उस वक्त सजा मिली। फिर दूसरी इमरजेंसी का जिक्र होता है, तो इमरजेंसी के बाद जो है पार्टी का क्या हाल हुआ था सबको पता है, वो सजा मिलती है, जनता सजा देती है। तो अगर आप गलती करोगे आज नहीं तो कल पब्लिक आपको सजा देगी, और सजा कैसे देती है? वो आपके खिलाफ वोट करके आपको सजा देती है। क्या कहेंगे आखिर में? चूंकि वाइंड अप का वक्त है, बहस करने के बजाय अब फाइनली क्या कुछ कमेंट्स होंगे? खेमचंद शर्मा जी आपके पास आ रहा हूं कम से कम अल्फाज में। बीजेपी का घोषणा पत्र तो जाहिर तौर पर अभी आना बाकी है। कौन कौन सी ऐसी आपको लगता है कि वो लोक लुभावने वादे होंगे, या फिर वो मोदी की गारंटी पर ही चुनाव जीता जाएगा? क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अपीजमेंट के लिए हम लोग कुछ नहीं करने वाले। आपने देखा है जो बजट है, बजट भी इस तरीके का दिया गया जो हमारे देश को डेवलप करे, इकोनॉमी को आगे ले जाए, और वहां पे भी अभी लेकिन खेमचंद जी अभी 2 दिन पहले ही प्राइम मिनिस्टर ने एक रैली से खिताब करते हुए, रैली से को संबोधित करते हुए कहा कि 3rd टर्म जो है उसमें फ्री बिजली देने के ऊपर भी काम किया जाएगा। तो इसका मतलब फ्री बीज की बात तो आप लोग भी कर रहे हैं। नहीं, प्लीज आप फिर कंफ्यूज हो रहे हैं। ये तो हमने बजट में बोला जी। फ्री बिजली हम किस तरीके से दे रहे हैं? हम लोगों ने सूर्य घर योजना ये हमने किए हैं, उसमें 1 करोड़ से ज्यादा घरों को हम लोग जो सोलर पैनल है जी, तो रिन्यूएबल एनर्जी है, उससे हम लाइटिंग करेंगे। ठीक है। और सोलर वो लगेगा, उसमें सब्सिडी देंगे 20,000, 40,000, 78,000 रुपए तक की उसमें सब्सिडी दी जाएगी। और जो पार्ट फैमिली का भी रहता है उसके लिए भी बहुत ही कम इंटरेस्ट पे पैसा दिया जाएगा, और वो बनेगा, और उसके बाद फ्री में बिजली रहेगी, और वो सतत चलने वाली बिजली है। उसके लिए कम से कम अल्फाज में, क्योंकि वक्त की कमी है, 1 ही मिनट हमारे पास है, 20-20 सेकंड में सब अपनी बात खत्म कर दीजिए। दिनेश शर्मा जी क्या फाइनल? हमें नहीं लगता
जी। हमें नहीं लगता कि कांग्रेस इस घोषणा पत्र को किसी प्रकार से लागू कर पाएगी, क्योंकि अभी ऐसी कोई संभावना नजर नहीं आ रही है कि जिसमें कि कांग्रेस की या गठबंधन की कई वापसी हो। देवमोहन जी क्या फाइनल कमेंट्स होंगे? जी बिल्कुल, घोषणा पत्र पे जरूर इन्होंने काम किया होगा और इस देश में मुझे लगता है कि वो बहुत ही अच्छा और लोकतांत्रिक दिन होगा जब पार्टियां अपने घोषणा पत्र पे बैठ के और लास्ट में चुनाव से पहले मजबूती के साथ जो कहा जाए उसको किया जाए। हिमांशु जी क्या फाइनल कमेंट्स होंगे? देखिए, आजादी के बाद और आजादी से पहले इस देश को संवारने के लिए, इस देश को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए हमने कुर्बानियां भी दी, हमने काम भी किया है। ये इतिहास साक्षी है और हमने जो भी घोषणाएं की है वो गारंटी रही है। आज फिर से हमने 5 ने और 25 गारंटी की बात की है और हमारा वादा है, ये मोदी जी की झूठी गारंटी नहीं है, ये कांग्रेस की 139 वर्ष पुरानी पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम को यही खत्म करते हैं, हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, कुछ नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।